जय हिंद। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोब, मानचित्र और एटलस। इन तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसे भी समझेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि कैसे अलग अलग एग्जाम्सों में इन्हें अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ज्योग्राफी को समझना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, टफ, खासकर जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपको इन तीनों के बीच के अंतर पता हो और इन तीनों का महत्व भी पता हो। तो पहला स्टार्ट करते हैं ग्लोब के साथ। तो ग्लोब जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द ग्लोबस से लिया गया। ये एक बार एग्जाम से पूछा भी गया है कि ग्लोब जो शब्द है वो किस शब्द से लिया गया है। ऑप्शंस में थे लैटिन, ग्रीक और अरबिक और अलग अलग ऑप्शंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबस जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है स्फेयर या गोलाकार, गोलनुमा। अगर सच में देखा जाए कि हमारी पृथ्वी क्या गोलाकार है तो नहीं, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, बल्कि उसका जो शेप है वो ज्वाइड शेप है। ये हम आपको किसी और टॉपिक में समझा देंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो पृथ्वी है वो ग्लोबस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्फेयर। पहला जो दुनिया में पहला जो ग्लोब था उसे बनाने का काम जो किया था वो मार्टिन बेहम ने किया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे, और उन्होंने 1492 में इसे बनाया था। अब समझते हैं ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक नमूना है। जैसे हूबहू नमूना होता है, जैसे आप समझिए ऐसे, जब हम लोग कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग साइड में एक स्टैचू या पुतला बना कर रखते हैं और उसी पुतला पे अलग अलग तरह के ड्रेसेस उसे पहना के रखते हैं। तो जब आप जाते हैं किसी भी कपड़े की दुकान पे तो आप देखते हैं अच्छा ये जब हम पहनेंगे तो हम भी ये हम पे भी ऐसा दिखेगा, ये हम पे ऐसा सुंदर लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसने क्या किया, एक इंसान का हूबहू क्या किया, नमूना बनाकर रख दिया। उसी तरीके से पृथ्वी का जो हम लोग हूबहू नमूना बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये ग्लोब है। ये ग्लोब क्या है, पृथ्वी का हूबहू नमूना है। जैसे हमारी पृथ्वी ब्लू दिखती है, बिल्कुल उसी तरीके से ब्लू है। इस पे अलग अलग आपको महाद्वीप, महासागर दिख रहे हैं। तो ये क्या हमारे पृथ्वी का हूबहू नमूना है। ये अपने, जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो देखिए ये भी क्या है, ये ग्लोब भी क्या है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब पर उस पर किस प्रकार की जानकारी दिखाई जा रही है उसके आधार पर हम ग्लोब को दो भाग में बांटते हैं। पहला है हमारा टेरेस्ट्रियल ग्लोब या स्थलीय ग्लोब, और दूसरा है आकाशीय ग्लोब या सेलेस्टियल ग्लोब। इन दोनों में कुछ बेसिक अंतर है, ये समझना जरूरी है। तो स्थलीय ग्लोब इसे कहते हैं जिस ग्लोब पे हमें राज, नदियाँ, पहाड़ और पठार देखने को मिलते हैं। उस तरह के ग्लोब को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्लोब। अभी जो मेरे हाथ में जो ग्लोब है वो कौन सा ग्लोब है, टेरेस्ट्रियल ग्लोब है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग जगह पहाड़, पठार, महासागर, महाद्वीप दर्शाए जा रहे हैं। तो इस ग्लोब को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्लोब। नेक्स्ट जो है वो आकाशीय ग्लोब। आकाशीय ग्लोब जो है वो मेनली आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अपने वीडियो के साथ, आप देख लीजिएगा। तो ये जो ग्लोब है वो मार्केट में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इस ग्लोब का जो मुख्यतः इस्तेमाल है वो साइंटिस्ट लोग करते हैं, जो लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, जो लोग ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की खोजें करते हैं, उन लोगों के पास ये ग्लोब होता है। इसमें मेनली मुख्यतः वो जानकारी दिखाई जाती है, जैसे हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो तारों का समूह है वो दिखाया जाता है। उस तारों के समूह में वो किस प्रकार का चित्र बना रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या है, हमारे पृथ्वी के पास का सबसे बड़ा क्या है, कॉन्स्टेलेशन। तो इस तरह की जानकारी जिस ग्लोब में हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ग्लोब कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा मानचित्र। अगर मानचित्र को देखें तो वो दो शब्द से मिलकर बना है, मान और चित्र। मान का मतलब होता है स्केल। जब आप किसी भी चीज को स्केल से नाप कर बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र। माप के अनुसार चित्र, स्केल के हिसाब से जब हमने उसे क्या किया, माप के बना दिया तो उसे हम क्या कहेंगे। अब ये देखिए, ये पृथ्वी हमारी गोल है। हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। जब इस गोल पृथ्वी को आप खोल देंगे, जब आप इस गोल पृथ्वी को खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सपाट। और इसे ही क्या किया हम लोगों ने, कागज पे बना दिया। तो ऐसे जो हमारी गोल पृथ्वी को जब हम लोगों ने खोल कर बना दिया तो उसी पृथ्वी को का जो चित्र होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानचित्र। और ये मानचित्र को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ की ज़रूरत है वो है स्केल। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कहीं भी कुछ भी बना दिया, नहीं। इसलिए हम लोग जब भी बनाते हैं तो ये क्या करना पड़ता है, हमें उसे स्केल से मेज़र करना पड़ता है। अलग अलग स्केल्स का इस्तेमाल होता है, वो हम आगे समझाएंगे। तो दुनिया में अगर देखा जाए कि पहला मानचित्र किसने बनाया था तो वो थे एनी क्रिस मेंडल। लेकिन इन्होंने जो मानचित्र बनाया था वो पृथ्वी को सिलेंडर मान के बनाया था, ना कि गोल मान के बनाया था। अगर देखा जाए कि पहला अक्षांश तथा देशांतर मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे अगर जो पहला ग्लोब बनाया गया था उसे बनाया था टॉलमी ने 150 AD के समय। अब अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती, तो पृथ्वी पर सुलह कर जो लाइन पाट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश। और उसी तरह जब पृथ्वी पर सीधी रेखाएं खींच जाती हैं तो उसे कहते हैं हम लोग देशांतर। जैसे मैं अभी खड़ी हूँ तो मैं कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन। लेकिन अगर मैं अभी सो जाऊंगी तो वो हो जाएगा हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश। और सीधी लाइन को, खड़ी लाइन को हम लोग कहते हैं देशांतर। तो पहला अक्षांश और देशांतर मानकर जो ग्लोब बनाया गया तो उसे बनाने का काम टॉलमी ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
अगला है मानचित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? जो लोग मानचित्र, जैसे घर बनाने वाले को हम मजदूर कहते हैं, उसी तरीके से मानचित्र बनाने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। और उसी तरीके जो लोग उस मानचित्र का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। जैसे पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी। उसी तरीके से मानचित्र का अध्ययन करने वाले को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। तो मानचित्र क्या हो गया? पृथ्वी या उसके किसी भाग को माप कर कागज पर बनाना ही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। आपने क्या किया? पूरे ग्लोब को स्केल से नाप लिया और उससे आपने क्या किया? एक कागज के टुकड़े पे बना दिया, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? मानचित्र कहेंगे। अब मानचित्र के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो अब हम लोग एक एक करके मानचित्र के प्रकार को समझेंगे। तो हम लोगों ने मानचित्र को कितने भाग में बांटा था? 3, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो शुरुआत हम लोग भौगोलिक मानचित्र के साथ करते हैं। तो इस मानचित्र में हमें मुख्यतः पहाड़, पठार, नदियाँ, मरुस्थल, इन सब के बारे में जानकारी दर्शाई जाती है। इसमें हमें बता दिया जाता है कि हाँ, हमारे किस एरियाज़ में माउंटेन है, किस एरिया में वाटर का है कौन सा एरिया हमारा मरुस्थल है। इन सब के बारे में जो जानकारी हमें मानचित्र से मिलती है उस मानचित्र को हम कहते हैं भौगोलिक मानचित्र। दूसरा जो है वो हमारा राजनीतिक मानचित्र है। ये मुख्यतः क्या करता है कि हमें सीमाओं का निर्धारण करने में मदद करता है कि किस देश की सीमा कहाँ तक है, किस राज्य की सीमा कहाँ तक है, किस गांव की सीमा कहाँ तक। तो वैसा मानचित्र जो हमें अलग अलग देश के या अलग अलग राज्य या अलग अलग गांव, शहर, मोहल्ले, कस्बे, इन सब के बारे में जो अलग अलग सीमाओं को बताने का काम करता है वो करता है पॉलिटिकल मानचित्र। वहीं अगर हम लोग थीमेटिक मानचित्र के बारे में समझें तो ये हमें कुछ विशिष्ट जानकारी देता है। जैसे हमें जानना है कि भारत में वर्षा कितनी होती है, भारत में कहाँ कहाँ जंगल स्थित है, कहाँ उद्योग स्थित है, कहाँ पर सड़क बनी हुई है, कौन सा स्थल है जो बिल्कुल ही खाली पड़ा है। तो इन सब के बारे में अगर हमें जो कुछ स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है उसके लिए हमें किस प्रकार के इस्तेमाल करना पड़ता है? मैप का, थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तो हो गए मानचित्र के प्रकार। अब हम ये समझते हैं कि हमें किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो वो मुख्यतः हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा सिंबल। तो डिस्टेंस हमें दूरी बताने के उपयोग किया जाता है। तो किसी भी दूरी को नापने के लिए हमें अलग अलग स्केल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग दूरी को नापने के लिए मुख्यतः 2 स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है स्मॉल स्केल, दूसरा है लार्ज स्केल। ये जो स्मॉल स्केल है ये बड़ी दूरी को नापता है। जैसे इसका नाम ज़रूर छोटा है लेकिन ये काम बड़ा करता है। ये क्या करता है कि 2 कॉन्टिनेंट के बीच, 2 महाद्वीपों के बीच, चाहे 2 अलग अलग देश के बीच की बड़ी बड़ी दूरियों को नापने का काम करता है। जैसे अगर हमें मापना है कि हमारे इंडिया और अमेरिका के बीच कितनी दूरी है, तो इसके लिए हम कौन सा स्केल का इस्तेमाल करेंगे? तो हम करेंगे स्मॉल स्केल का इस्तेमाल। जब भी आप किसी मैप को पढ़ेंगे, चाहे किसी भी कंपनी का ले, तो उसमें नीचे में यहाँ कुछ मेजर्स दिया रहता है कि वो 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शा रहा है। अगर हम यहाँ एक एज एग्जाम्पल ले कि यहाँ क्या हो रहा है, इस स्मॉल स्केल में 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहा है। तो बड़ी जो छोटी स्मॉल स्केल होती है वो बड़ी दूरियों को बताने का काम करती है। वहीं अगर हम लार्ज स्केल को लें तो ये छोटी दूरियों को बताने का काम करते हैं। जैसे एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी, चाहे एक जिले से दूसरे जिले की दूरी कितनी है, तो उसके लिए हम जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लार्ज स्केल कहते हैं। ये मुख्यतः क्या बताता है? जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर जो है वो लगभग सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी को बता रहा है। तो आप जब भी किसी मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी दूरी को दर्शा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डायरेक्शन। तो मुख्यतः हमारे पास 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन 4 मुख्यतः डायरेक्शन को हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हम लोगों ने 4 एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट पॉइंट्स बना रखे हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हो गए हमारे कार्डिनल पॉइंट। लेकिन अगर हम देखें ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी हम लोगों ने क्या किया, एक अलग से इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाया जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अगर साउथ ईस्ट को देखें तो वही हो जाएगा साउथ ईस्ट इंटरमीडिएट पॉइंट। वहीं अगर साउथ वेस्ट को देखें तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और अगर हम वेस्ट नॉर्थ को देखें तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब एक कंफ्यूजन हमेशा ये रहता है कि ये तो हमारे मुख्यतः 4 हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके अलावा जब हम ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाते हैं तो हम इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में आता होगा कि हम इसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कह सकते। तो इसके पीछे मुख्यतः ये कारण है ना कि हमारा जो साइंस है वो नॉर्थ और साउथ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है कंपेरिजन टू ईस्ट और वेस्ट। इसका कारण ये है कि हमारे जो धरती के जो मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसलिए हम लोगों ने मैग्नेट के आधार पर, मैग्नेट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही क्या किया, ज़्यादा प्रेफरेंस दिया कंपेयर टू ईस्ट और वेस्ट। तो ये कन्फ्यूजन जो होगी वो आपकी दूर हो गई होगी।
नेक्स्ट जो आता है डायरेक्शन को नापने के लिए हम लोग कंपास का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस कंपास में हमेशा सिर्फ 2 ही डायरेक्शन को शो होता है, बाकी 2 डायरेक्शन वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। कंपास जो होता है वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमेशा शो करता है। आप किसी भी डायरेक्शन में चल जाइएगा वो हमेशा कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन। नेक्स्ट जो हमारे कंपोनेंट है वो है सिंबल। हम लोग किसी भी मैप को बनाने के लिए अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स का इस्तेमाल करते क्यों, क्योंकि हमें छोटे से जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को देना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें शो करना है कि आगे की जो सड़क है वो पक्की सड़क है, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दिया, वो हमें दिखा दिया क्या कि वो आगे की जो सड़क है वो पक्की सड़क है। उसी तरीके से अगर हमें कच्ची सड़क को दिखाना है तो हम लोगों ने 2 डॉटेड पैरेलल लाइन्स को बना दिया, वो हमें दिखा रहा है कि आगे की जो सड़क है वो कच्ची सड़क है। अगर रेलवे स्टेशन को दिखाना है तो हम लोगों ने पटरी बनाकर उसके साइड में RS लिख दिया, तो RS का मतलब क्या हो गया, रेलवे स्टेशन। कहीं पुलिस स्टेशन है तो हम लोगों ने PS लिख दिया, कहीं पोस्ट ऑफिस है तो हम लोगों ने PO लिख दिया। तो अलग अलग सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कहीं नदी बह रही है तो हम लोगों ने क्या किया, फ्लो पे नदी बना दिया कि हाँ आगे एक नदी है, चाहे उस नदी के ऊपर ब्रिज है। तो इन सारे चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैप को बनाने के लिए। मैंने यहाँ 4-5 ही बनाया, बाकी के मैं फोटोज़ लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक कंपोनेंट और है जिसमें हम मैप बनाने समय इस्तेमाल करते हैं, वो है अलग अलग रंगों का इस्तेमाल। जैसे अगर हमें पहाड़ और पठार को दिखाना है तो हम उसके लिए ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी को दिखाना है तो ब्लू कलर, पठार को दिखाना है तो येलो कलर। वहीं अगर हमें हरियाली या फॉरेस्ट को दिखाना है तो उसके लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर सड़क या ग्रिड को दिखाना है तो उसके लिए रेड कलर, और अगर बाउंड्रीज को दिखाना है तो उसके लिए हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ मुख्य प्रमुख कलर्स है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को कवर किया। तो ये हो गए हमारे क्या, अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए मैप्स को बनाने के लिए। अब हम समझते हैं कि एटलस। एटलस क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप को, मैप को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। तो ये हो गया हमारा एटलस। कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है कि ग्लोब और मानचित्र के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए पूछ दिया जाता है। तो ये डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो ग्लोब और मानचित्र के बीच में जो डिफरेंस है वो है गतियों का अध्ययन। अगर हम ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे तो हम पृथ्वी के आराम से गतियों को अध्ययन कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारी ये पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है, एक अपने अक्ष पर और दूसरा वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अगर हमें पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमारा ग्लोब जो है वो ज़्यादा उपयोगी है कंपेयर टू मानचित्र। तो मानचित्र में हम आराम से गतियों का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्लोब में क्या कर सकते हैं, आराम से पृथ्वी की गतियों का अध्ययन कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम समझें कि क्या हम ग्लोब का इस्तेमाल या मानचित्र का इस्तेमाल करके विशिष्ट जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये ग्लोब बेशक हमें अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग महासागर, अलग अलग पहाड़ पठार को बता देता है, लेकिन हमें अगर कुछ विशिष्ट जानकारी चाहिए, जैसे हमें पता करना है कि भारत में कहाँ कौन सा उद्योग है, चाहे भारत में कहाँ पे जंगल स्थित है, तो इन सब की बातों की जानकारी हमें इन ग्लोब से मिल नहीं सकती, लेकिन इसकी जानकारी हम लोग आराम से क्या मानचित्र से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग समझें कि नवनिर्मित बदलावों का अध्ययन, हमेशा कुछ ना कुछ काम चलते हैं, कहीं नए ब्रिज बनते हैं, कहीं नए सड़क बनते हैं, चाहे कहीं नई अलग अलग बिल्डिंग बनती है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो इन सब के बारे में हम अध्ययन जो है वो ग्लोब का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते, लेकिन आराम से हम उन सारी चीज़ों को मानचित्र में दर्शा सकते हैं। तो ग्लोब का अध्ययन हम लोग किसी भी नई निर्मित चीज़ों का बदलाव के अध्ययन के लिए नहीं करते, लेकिन मानचित्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को दर्शा रहा है या नहीं। अगर हम इस ग्लोब को देखें तो ये आराम से हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को दर्शा रहा है, तो हमारा जो ग्लोब हो जाएगा वो 3 डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को दर्शा रहा है कंपेयर टू मैप। मैप में जो होता है वो हमें हाइट को दर्शाया नहीं जाता, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ को ही दर्शाया जाता है। तो मैप जो हो जाएगा वो हमारा 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।